अच्छा, आज के लेक्चर में जो प्रीवियस हमारा था स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से वो हम करेंगे। तो आप लोगों ने जो मैंने आपसे पूछा था कि सी पैनल, आप लोगों ने कोई इसकी तरफ ध्यान दिया? गए वहाँ पर? नहीं दिया? तो अच्छा, अब मुझे यहाँ जल्दी जल्दी से आप बताते जाइएगा। अब मैं ये सी पैनल में लॉगिन हो रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि सी पैनल कैसे ओपन होता है। एक तो आपकी जो होस्टिंग कंपनी है वहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाता है, जिस तरह नेमचिप.com था, वहाँ से आप अपने अकाउंट से लॉगिन हो और लॉगिन होने के बाद वहाँ से ओपन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर वैसे ओपन आप नहीं करना चाहते तो जब आप एक अकाउंट को परचेज करते हैं तो वो आपकी ईमेल के ऊपर सी पैनल का लिंक भेज देते हैं। ठीक है, वो ऐसे होता है। आपकी डोमेन, वो जो भी डोमेन है, domain.com/cpanel, ठीक है। जब भी आप ऐसे खोलेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। यूज़र नेम पासवर्ड भी उसी ईमेल में होता है। आपने वो यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपने सी पैनल में एंटर हो जाना है, या आप अपने सी पैनल में आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना होता है वर्डप्रेस के लिए? पहले डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस कहाँ से बनाऊंगा? ठीक है, डेटाबेस ये हो गई हमारी जो है डेटाबेस विज़ार्ड। ठीक है, या मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ। ये वाला आपको पता है कि मैनुअल प्रोसेस है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो मुझे ऑप्शन बनाने की, डेटाबेस बनाने की इजाज़त देता है। तो मैं एक डेटाबेस यहाँ बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस नाम से अगर बनी हुई है या नहीं, नहीं बनी हुई। अब ये यूज़र क्रिएट हो रहा है। पहले मैंने डेटाबेस बनाई थी, अब यूज़र बना रहा हूँ। अब उसका पासवर्ड, जैप में क्या होता है और यूज़र कौन सा होता है? रूट। नेक्स्ट स्टेप में अब ये यूज़र का रूट बन गया। अब जब जैप में उस यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट तमाम प्रिविलेजेस असाइंड होते हैं, यहाँ पे ऑल प्रिविलेजेस पे आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद मेक चेंजेस के बटन पर प्रेस कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात हमारी डेटाबेस बन गई। अब हम आ जाते हैं अपने फाइल मैनेजर पर। फाइल मैनेजर मतलब जैप में आपका htdocs। ठीक है, ये फाइल मैनेजर को ओपन किया। ये फाइल मैनेजर, सॉरी, आपका जैम का फोल्डर होगा। ठीक है, फाइल मैनेजर मतलब जैम का फोल्डर, और पब्लिक html आपका htdocs होगा। पब्लिक html खोल लिया। अब अगर तो आपको रूट में, या पब्लिक HTML मतलब आपका रूट लोकेशन होगी, रूट फोल्डर होगा। अगर आपको रूट में कुछ भी इंस्टॉल करना है, यहाँ पर वर्डप्रेस को अपलोड करें और वर्डप्रेस को अपलोड करने के बाद यहीं पे इंस्टॉलेशन कर लें। अगर आपको किसी तरह डेमो में कोई चीज़ बनानी है तो डेमो का फोल्डर बना के देखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो आप यहाँ पर अपना डेमो के अंदर बैठ रहकर जो है वो काम कर सकते हैं कि डेमो में क्या करना है। मतलब किसी को लिंक देना है क्या, अगर किसी किस्म का भी, तो वो किस तरीके से लिंक देना है। अपना डेमो पोर्टफोलियो शेयर करना है तो वो आपने डेमो के अंदर फोल्डर बना के, साइट बना के, क्योंकि जैसे भी आप जैप में काम करते हो आप फोल्डर बना के आपको काम करना होता है। अदरवाइज क्या होगा, वो सारी फाइल्स आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। और फिर वर्डप्रेस का आपको पता है कि एवरी थीम, डिफरेंट थीम, न्यू थीम मतलब न्यू इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। ठीक है, एक में आप मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल नहीं कर सकोगे। वो क्या करेगा, जो पहली थीम इंस्टॉल हुई होगी और जो आप उसके ऊपर दूसरी थीम इंस्टॉल करोगे, वो CSS को ओवरराइड कर देगा और जो सामने जो पिक्चर सामने आएगी वो एक अजीब सी होगी। ठीक है, तो एवरी थीम, एवरी वेबसाइट इन अ न्यू इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ तक बात। अब अगर मुझे डेमो में कुछ इंस्टॉल करना है तो डेमो के लिए पहले यहाँ पर हम फोल्डर बना लेते हैं। ये बनी हुई है NFTP शायद। यहाँ पे क्या है, ये ब्लैंक है। ठीक है, तो इसी को मैं ड्रैग करके इस NFTP में ले गया हूँ।
और यहीं पे अपनी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। आपने कर लेना इसको क्लिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स हियर, और इसके बाद रीलोड, ठीक है, पेज रिफ्रेश नहीं, रीलोड। अब देखेंगे फोल्डर आ गया, ठीक है, डेमो के NFTP के अंदर फोल्डर वर्डप्रेस का आ गया। अगर आप इसी तरह चलाओगे तो आपका यूआरएल क्या बनेगा, NFTP/WordPress, ठीक है। तो हमें हमेशा वर्डप्रेस किसमें, रूट में चलानी होती है। तो इसको फोल्डर को ओपन करें, सेलेक्ट ऑल करें, मूव, ठीक है, इसको वर्डप्रेस को जो फोल्डर बना हुआ था इसको ख़त्म कर दें, और इसके बाद मूव फाइल्स का बटन दबा दें। ये सारी की सारी रूट लोकेशन में चलेगी, ठीक है। अब ये जो खाली फोल्डर था भले आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब मेरा जो है वो यही लोकेशन, ये मेरा यूआरएल होगा NFTP का, ठीक हो गया। अब इसकी इंस्टॉलेशन कर लें। जो डेटाबेस बनाई थी, जो यूज़र नेम था, लोकल होस्ट रहेगा। टेबल प्रीफिक्स आप जानते हैं कि जब आप क्लाइंट को डिलीवर करोगे तब प्रीफिक्स पहले वर्ड्स को चेंज कर लेंगे, मैक्सिमम 3, ठीक है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम किसी को नहीं दे रहे तो हम एक सिंपल पासवर्ड रख लेंगे जो याद रहे। कंफर्म यूज़ ऑफ, और इसके बाद ये वो ईमेल होगी कि जिसमें अगर आपको आपका पासवर्ड भूल जाते हो तो वो आपको फॉरगेट ईमेल इस पर भेजेगा, ठीक है। ये एक रियल ईमेल होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है। ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब ये आपकी लाइव वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई cPanel के ऊपर, लाइव सर्वर के ऊपर। ये दोबारा की है, किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो पूछिए, सर्वर के हवाले से, cPanel के हवाले से, अपलोडिंग के हवाले से, कुछ भी। क्या, सॉरी? जो जब आप ख़रीदोगे cPanel को ख़रीदोगे तो दो तरीके हैं। उसके अगर GoDaddy से लिया है, नेमचीप से लिया है, तो उसके अकाउंट से लॉगिन होके, फॉर एग्जांपल namecheap.com, godaddy.com, उस पर लिखा होगा लॉगिन, ठीक है, क्लाइंट लॉगिन, वहाँ से लॉगिन होके खोल सकते हो। फिर वहाँ से अपना जो डोमेन नेम होस्टिंग की लिस्ट आ जाती है, होस्टिंग की लिस्ट पे क्लिक करेंगे, cPanel पे आ जाएंगे। एक ये तरीका है। दूसरा डायरेक्ट तरीका है कि जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो डायरेक्ट cPanel का लिंक ईमेल वो आपके ईमेल में भेज देते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर। तो आपने जो भी डोमेन ख़रीदी है xyz.com, nftp.com, तो आपने उसके साथ सिर्फ लगा देना है /cPanel, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ख़रीदी है nftp.com, तो आप लिखोगे nftp.com/cPanel, ठीक है। आपकी ईमेल में ही यूज़र नेम पासवर्ड होगा, वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करें और आपके पास जो है वो आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कोई थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए जी, अब ये थीम को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे मेरी थीम फाइल्स मिलें। अब ये मेरे पास मेरी थीम फाइल्स आ गई हैं। अपीयरेंस, थीम्स, ऐड न्यू, अपलोड, चूज़ फाइल, और डेस्कटॉप में जहाँ मैंने रखी हुई थी ये इंस्टॉल नाउ। अच्छा, आपको कुछ सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताऊं कि जब आप किसी लो ग्रेड कंपनी से ले लेंगे ना, सर्वर आपने ले लिया, वो सस्ता ऑब्वियसली दे रहे होते हैं, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं कि अपलोड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं,
ठीक है, पीएचपी के फाइल्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आपको तो जैप की आदत है, ठीक है, जैप में सब कुछ अनलिमिटेड है, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब आप लाइव सर्वर के ऊपर आओगे, पर्टिकुलरली गो डैडी इज़ रियली अ मेस। मैं कभी भी किसी को भी गो डैडी प्रेफर नहीं करता। ठीक है, एक तो पैकेजेस एक्सपेंसिव है, दूसरा लिमिटेशंस है। 2 MB की लिमिट फाइल अपलोड करने देगा, इससे ऊपर करने नहीं देगा। 50 MB, मैक्सिमम 1 to 8 MB एक हैवी पैकेज में। यानी कि आपको जो सालाना भी अगर मैं लगाऊं तो वो आपको पड़ रहा होगा 25-30 हज़ार रुपये का सालाना भी, अगर आप गोडैडी से आप लेते हैं। उसमें भी 1 to 8 MB मैक्सिमम जो है वो आपको अपलोड की आलू के वो अलाउ करेगा। इससे ऊपर आप वन टाइम अपलोड नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात? अब वर्डप्रेस की थीम आपकी हो, फॉर एग्जांपल 256 MB, अव्वल तो होती नहीं है। ठीक है, अव्वल होती नहीं है। 50 MB, 60 MB, मैक्सिमम जाए तो 100 MB, वरना 50-60 तक ये थीम्स होती हैं। लेकिन अगर इस केस में अगर जाएं कि आपकी वर्डप्रेस की अपलोड जो है वो 1 to 8 MB या 130 MB हो, तब आप क्या करोगे? आपको वो थीम कभी भी अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप उनकी सपोर्ट से बात करेंगे, वो कहेंगे जी अगला बड़ा वाला पैकेज ले लें। ठीक है, उसमें जो है वो मैक्सिमम अपलोड साइज जो है वो अवेलेबल होगा। तो आप कहेंगे पहली मैं इतना हैवी पैकेज मैंने लिया हुआ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है और मैक्सिमम जाने की। तो इसलिए गोडैडी में और भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। जिस तरीके से आईफोन है ना, अब आईफोन आईफोन से ही ब्लूटूथ कनेक्ट करेगा, किसी और से करेगा नहीं। इसी तरीके से उन लोगों ने अपनी ब्रांड को बनाने के लिए बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि थर्ड पार्टी सिस्टम्स को वो अलाउ नहीं करते। लाइक SMTP, हमें स्विफ्ट मेल भेजने के लिए ना, कभी अब सर्वर जब ले लेते हो, आपको ईमेल सेंडिंग सिस्टम सर्वर से ही मिल जाता है। ठीक है, सर्वर ही दे देता है। जब भी ईमेल खरीदोगे, जैसे NFTP.com है, तो अब्दुल अजीज़ @NFTP.com बन जाएगा, सलमान @NFTP.com, हमाद या लाइबा आप इससे मर्जी से अपनी ईमेल्स अनलिमिटेड आप बना सकते हो। लेकिन इन ईमेल्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि ये स्लो होते हैं। ठीक है, आपने ईमेल भेजी, आप बैठे हो, अच्छा आ रही है, आ जाएगी। ये सर्वर साइड ईमेल्स हैं। तो SMTP कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, जैसा कि स्विफ्ट मेल बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये झट से बस इधर ईमेल भेजी उधर आ गई। ये थर्ड पार्टी सिस्टम्स हैं। ठीक है, आपको SMTP से भी मिल सकती है, आप परचेज कर सकते हैं। सेंड इन ब्लू, जो आजकल brevo.com है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। वर्डप्रेस में बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपका जो ईमेलिंग सिस्टम है बड़ा फास्ट हो जाता है। इधर ईमेल आपने भेजी, उधर ईमेल जो है वो रिसीव हो गई। तो अब गोडैडी के अंदर ये भी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हमारा अपना SMTP यूज़ करो, हम बाहर वाला SMTP अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं गोडैडी में, जिसकी वजह से मैं इनको किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है कि भैया आप इसकी तरफ जाएं, भैया वाई टू बाउंड। ठीक है, आपको तो थर्ड पार्टी बहुत सी ज़रूरत पड़ सकती है, इधर उधर आप जा सकते हैं। तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बाउंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उस सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको क्या करना है? पहली बात, जैप में तो आप क्या करते हो कि यह अब आपको जैसे प्रॉब्लम आई 7.2 से 7.4 की, कि वो कॉमर्स जो था वो 7.2 पे इंस्टॉल नहीं हो रहा था। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 7.4 की। काफ़ी प्लगइन्स हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी आजकल आपसे मिनिमम 7.4 मांग रहा होता है। काफ़ी प्लगइन्स हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं PHP वर्जन जो हैं वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। मिनिमम अभी भी 5.6 लाइव है। ठीक है, लेकिन अभी करंटली जितनी भी प्रोग्रामिंग चल रही है वो 7.4 से ऊपर जा रही है। तो हर प्लगइन आपसे वर्डप्रेस वर्जन आपसे PHP वर्जन मांगता है। उसको कैसे चेंज करना है? सी पैनल में आएंगे, सी पैनल के बाद देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सामने ऊपर सेलेक्ट PHP वर्जन। ठीक है, कईयों में यहाँ पे लिखा हुआ होगा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर कहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, वहाँ से आप उसका PHP वर्जन आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम PHP वर्जन के ऊपर आते हैं। इतने में इसको हम एक्टिवेट करके इसके पे प्लगइन इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं। बिगिन इंस्टॉलेशन प्लगइन्स, अप्लाई। अच्छा, अब इसको हम बंद कर दें।
ये देखें, ये आपके पास आ रही है। ये 7 पॉइंट मिनिमम 5.6 से लेके 8.1 तक। अभी जो मैंने सेट किया हुआ है वो PHP वर्जन 7.4 सेट किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो भी 7.4 पे चलते हैं, तो मैंने इसलिए 7.4 सेट किया हुआ है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं और उसकी जो मैं आपको मैक्सिमम वेरिएबल्स अपलोड साइज की बात कर रहा था, ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। अच्छा, अलाउ URL एफ ओपन, इसको आप रहने देंगे। डिस्प्ले एरर्स और एरर रिपोर्टिंग ई आल, ये डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप एरर लॉग, जब भी सर्वर पे काम करते हैं ना हम, हमारे हमें कोई एक चीज़ का पता ना चल रहा हो कि यार फंक्शन तो बनाया हुआ है, ये ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, उसके लिए हमें डिस्प्ले एरर्स और एरर रिपोर्टिंग को ऑन करना होता है, ऐसे ई आल। अब उसकी वजह से हमें सर्वर क्या देता है, ये देख लें। ये फॉर एग्जांपल, ये मैं किसी और फोल्डर में जा रहा हूँ, ये देखें एरर लॉग्स। ठीक है, इसको आप व्यू करें तो मैं एरर्स बता रहा होता हमारे साइट के ऊपर कि आपकी साइट के ऊपर इस वक्त क्या क्या एरर्स हैं। तो ये डिबगिंग में बड़ी मदद करते हैं। भी ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके, ये इसकी वजह थी जो हमारे साइट में ये काम नहीं कर रहा था, पता चल गया। अब जाके हम उस चीज़ को फिक्स कर लेंगे। तो आप इसको, रिकमेंडेड तो यही है कि आप इसको ऑन रखें अपने पास। ठीक है, इसको आपने नहीं छोड़ना। फाइल अपलोड्स, ठीक है, लॉग एरर्स, इसको चेक रखना है। देखिए, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम, ये ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप वर्डप्रेस पे एक डेमो को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा कई थीम्स रिक्वायर करती हैं कि जो एग्जीक्यूशन टाइम हो मैक्सिमम हो वो 3000 हो। ठीक है, ये मैक्सिमम उनको एग्जीक्यूशन टाइम मतलब जैसे वो डेमो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उनको ये रिक्वायरमेंट है कि इतने में इनका स्क्रिप्ट जो है, डेमो इंपोर्टिंग का जो स्क्रिप्ट है वो इतने सेकंड्स में, इतने मिनट्स में, इतने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले अगर आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है, उनकी जो स्क्रिप्ट की जो रनिंग है उसको बंद कर दिया, तो डेमो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम आप 3000 रख लें। मैक्सिमम इनपुट टाइम भी आप यही रख सकते हैं। इनपुट वेरिएबल्स भी 2000 आप रख सकते हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है, देखिए, मेमोरी लिमिट, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो GoDaddy के ऊपर सिर्फ 128 MB या 64 MB तक रुकी हुई होती है, इसको आप नहीं बढ़ा सकते। नेम चिप के ऊपर देखिए मैं 1 GB तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, मेमोरी लिमिट मेरे पास इतनी है। और इसके बाद पोस्ट मैक्स साइज, ये कि आप जो अपलोड है वो आप कितना कर सकते हैं, वन टाइम में आप अपलोड को, फाइल अपलोड कर रहे हो वो कितना आप अपलोड कर सकते हैं। और ये वो हो गया अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज, ये जो वर्डप्रेस के ऊपर अपीयर होगा। ठीक है, अगर ये वर्डप्रेस पे 2 MB लिखा हुआ है तो आप 2 MB से, 4 MB से, 6 MB से ऊपर फाइल को अपलोड नहीं कर सकते, आपको वो रोके रखेगा। तो एक सेटिंग जब भी होती है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, इधर से, जो मैंने आपको आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये होता है कि वर्डप्रेस में प्लगइन, अगेन प्लगइन्स मिलते हैं। प्लगइन क्या होगा, आपने लिखना है वर्डप्रेस मेमोरी या अपलोड मैक्स फाइल साइज ऐड न्यू प्लगइन में जाके। ठीक है, तो अव्वल तो वो काफ़ी बार वो प्लगइन ही काम कर जाता है। आप प्लगइन को ओपन करें, इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन के बाद जो आपको रिक्वायर है मैक्सिमम फाइल साइज, अपलोड फाइल साइज, वो लिख दें और वो आपके लिए अपडेट कर देगा प्लगइन। ठीक है, अगर प्लगइन नहीं करता तो यहाँ से कर लें। ठीक है, अगर वहाँ से भी अपलोड नहीं होता तो हमारे पास फिर HTSS की फ़ाइल होती है, वो एडवांस है ज़रा। ठीक है, हम वहाँ से उसको कर लेते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि कंपनी रिस्ट्रिक्टेड है, वो सिवाय कंपनी के हम लोग उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये था आपकी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मली वर्डप्रेस के लिए रिक्वायर होती है, मैंने यहाँ से आपको बता दी है कि PHP वर्जन कैसे सेलेक्ट करना है इन केस कोई कोई प्लगइन आपके पास आपको एरर दे। अच्छा, एक बात ख्याल करना कि लाइव में, जैम्प में तो कोई प्लगइन आपने, फॉर एग्जांपल वू कॉमर्स था, उसने बता दिया भी मुझे तो 7.4 चाहिए, मैं नहीं चलूँगा इसके बगैर। ठीक है, या कोई भी प्लगइन ऐसे आता है जो आपको बता देता है भाई ये मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कोई प्लगइन नहीं बताता कि भाई मेरी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट 7.4 है। उसकी रिजल्ट क्या होता है लाइव में, कि जब आप वो प्लगइन इंस्टॉल करोगे आपकी वेबसाइट जो है वो वाइट हो जाएगी, वाइट पेज अपीयर होगा, ना WP एडमिन खुलेगा, ना आपकी साइट खुलेगी। अब क्या करोगे इस केस में, पूरी वर्डप्रेस साइट दोबारा उड़ाओगे, डेटाबेस उड़ाओगे, फिर जाके इंस्टॉलेशन करोगे? नो,
उसका तरीकाकार डिबग करने का ये है कि आपने जो प्लगइन अभी इंस्टॉल किया है, माइट बी पॉसिबल आप जाएं WP अपने फ़ोल्डर में, WP कंटेंट में, और इसके बाद प्लगइन्स में। ठीक है, प्लगइन में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये यूनाइसन था, ये यूटेक कोर था, इसकी वजह से मेरी वेबसाइट जो है वो वाइट होगी, पहले काम कर रही थी। इसको रीनेम कर दें यहीं से, ऐसे, या आप रीनेम कर दें या इसको डिलीट कर दें, आपकी वेबसाइट वापस आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा हाँ ये प्लगइन मसला कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी साइट प्रॉब्लम कर रही थी। फिर PHP वर्जन को अपग्रेड करें या डाउनग्रेड करें, प्लगइन दोबारा से रीनेम करके उसके ओरिजिनल नेम में उसको ले आएँ, आपकी वेबसाइट जो है वो वापस आ जाएगी। ये मैं आपको डिबगिंग टेक्निक्स भी इसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये अब इंस्टॉल हो गए। इसके साथ एक और भी डिबगिंग टेक्निक आपको बता दूं कि अक्सर ऐसा होता है, कभी नॉर्मल नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप अपनी फाइल अपीयरेंस के ज़रिए से इंस्टॉल थीम जो है वो नहीं कर पाते, फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकती है, अब यहाँ से जो है वो इंस्टॉल नहीं हो पा रही। उसके लिए आपको क्या करना है, एक भी इसका हम इतने मीन वाइल डेमो इम्पोर्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको बाकी फिर वहाँ ले जाऊँ। We don't need onboarding now. अच्छा जी, कहाँ कहाँ हो सकता है डेमो इम्पोर्टर? रहने दो। फॉर एग्जांपल लेट्स इंपोर्ट दिस वन। ठीक है, इंपोर्ट डेमो। चले, अब ये लगा रहेगा। अब मैंने जो आपसे एक और चीज़ बताई कि फॉर एनी रीज़न आप थीम जो है वो अपीयरेंस के ज़रिए से नहीं कर पा रहे, या आपके पास एक ऐसी होस्टिंग है या क्लाइंट ने आपको एक ऐसी होस्टिंग दी है कि जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि 2 MB 10 MB से ज़्यादा फाइल अपलोड नहीं हो सकती, तब आप क्या करेंगे? क्लाइंट से कहेंगे कि अपने होस्टिंग वालों से रब्ता करें और उनसे कहें कि भाई आप ये इम्प्रूव करें, जो वेरिएबल्स हैं, सर्वर वेरिएबल्स हैं, इनको इम्प्रूव करें, इंक्रीज़ करें। नहीं, अव्वल तो आप कह सकते हैं कि उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन वो कहेगा भी मुझे नहीं पता, जो करना है तुमने खुद ही करो। ठीक है, आपने प्लगइन इंस्टॉल किया मिन मेमोरी इंक्रीज करने का, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। HTSS इंस्टॉल किया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ यू आर स्टक। ठीक है, अभी अब मैं क्या करूं? उस केस में आपको क्या करना है कि अभी जिस तरीके से हम प्लगइन्स में आए हैं, आप में जाएं, आपने आ जाना है थीम्स में। ठीक है, WP कंटेंट, और उसके बाद थीम्स फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपलोड करके आपकी जो थीम फाइल है, ठीक है, ये जो थीम फाइल है इसको पकड़ के ला के आपने वहाँ पे ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद वो थीम आपकी अपीयर हो जाएगी यहाँ पर इन जिप फाइल यहाँ पे, और जब होगी आपको पता है यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर आप अपीयरेंस में जाके सिर्फ आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, एक्टिवेट फिर भी करना होगा, इंस्टॉल यहाँ से हो जाएगी। जस्ट इन केस के सर्वर रिस्ट्रिक्शंस हैं, थीम अपलोड नहीं हो रही, या फॉर एनी रीज़न थीम अपलोड नहीं हो रही, तो आप ऐसा कर सकते हो। चलें जी, ये हो गया। अब वो जो मैं आपको प्लगइन बता रहा था वो भी देख लें ज़रा। प्लगइन्स, ऐड न्यू। आप यहाँ पे सिंपल लिखें अपलोड मैक्स साइज, बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे जो कहेंगे कि जी ये देखें, इंक्रीज मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज, इंक्रीज मैक्सिमम फाइल साइज, इंक्रीज टाइम एग्जीक्यूशन। दैट्स फाइन, ये भाई टाइम एग्जीक्यूशन भी बता रहा है, इसी को हम देख लेते हैं। अदरवाइज आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक्टिवेट, अब ये कहाँ गया है? सेटिंग्स में।
ये देखें, अब यहाँ पे जो मेरे सर्वर की पहले से सेटिंग्स थी, जो मैंने PHP वर्जन्स में जाके की हुई थी, वही पे अप्रूव हो रही है। 1 GB था, यहाँ 1 GB आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम 3000 रखा था, 3000 ही आ रहा है। लेट्स से कि अगर वहाँ पे किसी कंपनी ने जो बाय डिफ़ॉल्ट रखा होगा वो 2 MB 16 MB रखा होगा, तो आप उसको यहाँ से ड्रॉप से इंक्रीज़ कर दें। जैसे ये 3 GB 4 GB, ये हालांकि ये करेगा नहीं। ठीक है, ये 4 GB कह रहा है, करेगा नहीं। उसकी वजह कि जो बैकएंड से नेम चिप की तरफ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो 1 GB ही है, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। ठीक है, ये अपनी तरफ से करेगा लेकिन बैकएंड पे होगा नहीं। लेकिन जस्ट अगर किसी कंपनी ने अलाउ कर रखा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैक्स फाइल साइज अपलोड करने की, इम्प्रूव करने की, इंक्रीज करने की, तब ये कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आपको ये प्लगइन को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आप ये इसको यूज़, ये काफ़ी आपके इस्तेमाल में आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, तो डिपेंड्स कि आप जस्ट इंस्टॉल करके इसको चेक कर लें। अब ये देखें, और इसके बाद मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइप आप यहाँ पे जो भी देंगे वो आपका इम लग जाएगा यहाँ पे। तो ये वो प्लगइन था, आपने प्लगइन से ऐसे इसको करना है। अब अपनी साइट देख लेते हैं। जी, हमारी साइट जो है वो आ चुकी है हमारे सामने। अब हमने इसके क्या करने हैं, स्पीड टेस्टिंग, GT मैट्रिक्स। जब भी क्लाइंट से लेंगे, जब भी आपको क्लाइंट कहेगा कि भाई आप हमारी वेबसाइट को स्पीड अप करो, तो आपका पहला काम है बिफोर एंड आफ्टर, समझते हो ना। ठीक है, वो बिफोर एंड आफ्टर वाला काम करना है। GT मैट्रिक्स पे जाएं, साइट का URL डालें और एनालाइज कर लें। जो फर्स्ट पिक्चर सामने आए सेव कर लें, क्लाइंट को भेजें कि देखें ये करंट आपका स्टेटस है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का, और जिसको मैं इम्प्रूव करने जा रहा हूँ। मिनिमम मैंने आपको बताया था कि 80 जो है वो ग्रीन कलर 80 आपका स्कोर होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी साइट गुड है। गोरा तो रिक्वायर 90 भी करता है, 90 प्लस, लेकिन 80 चलता है, मिनिमम 80, इतना आपकी वेबसाइट का स्कोर जो है वो होना चाहिए। तो आपकी वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से हेल्दी है। इसके अलावा GT मैट्रिक्स के अलावा गूगल पेज स्पीड, ये भी एक टूल है आपका पेज रिपोर्टिंग को, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को चेक करने के लिए। देखें जी, अब आ जाएं जी, इसमें जो परफॉर्मेंस 64 और स्ट्रक्चर जो है वो 65% है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉपरली साइज इमेजेस। देखें, ये जो इमेजेस लगे हुए हैं उनका कोई प्रॉपर एक साइज नहीं है, या एक मतलब 5 MB का भी अपलोड हुआ हुआ है, 10 MB का भी अपलोड हुआ हुआ है, मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो इमेजेस हैं। ठीक है, पे लोड्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इसमें, अवॉइड नॉर्मस नेटवर्क पे लोड्स, CDN नहीं लगा हुआ, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क नहीं लगा हुआ, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्डप्रेस के अंदर, और बाकी साइट्स में भी, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। वर्डप्रेस की स्पीड वैसे मैं कहूँ, एक एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, दूसरा CDN, तीसरा प्रॉपरली साइज इमेजेस। इन तीन को ठीक कर लें, अक्सर वेबसाइट्स इन्हीं से ही सेट हो जाती हैं। तो मैंने जिस प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आपने जब एक प्लगइन से इनको सेट करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना है, एक एक करके देखना है कि यार प्रॉपरली साइज से ओके हो गया, ठीक है, ओके फाइन, छोड़ दें। CDN से ठीक हो गया, स्कोर आपका अप हो गया, ओके फाइन, छोड़ दें। हो सकता है आप एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग में आए, वो उल्टा आपके स्कोर को वापस नीचे ले आए, ये भी हो जाता है। तो आपने एक एक स्टेप पे देखना है कि जहां आपकी स्पीड जो है वो गुड है, ओके फाइन, लीव इट। तो अब इसको स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, लेट्स गो। अगेन हम आएंगे, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर देते हैं। अपने अपीयरेंस, सॉरी प्लगइन्स, ऐड न्यू। अब ये जो आपके अनफॉर्चुनेटली जो प्लगइन्स हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की, ये पेड हैं। फ्री में ही कुछ आपको असेस देते हैं, लेकिन जो ज़्यादा असेस है वो सारी पेड होती है। तो आपने अपलोड प्लगइन,
मेरे पास जहाँ रखा हुआ है, डब्ल्यू पी रॉकेट नॉर्मल स्टैंडर्ड बेहतरीन एक प्लगइन है आपकी इस साइट को मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए। डब्ल्यू पी रॉकेट के अलावा और कौन सा बताया था? डब्ल्यू थ्री सुपर कैशे, टोटल कैशे, निंजा, ऑप्टिमोल, ये सारे प्लगइन्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के काम आते हैं। ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब ये रॉकेट साहब है कहाँ? ये रहा, सेटिंग्स, डब्ल्यू पी रॉकेट, ओपन किया। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये 2030 तक चलेगा। ठीक है, मतलब ये प्लगइन जो मेरे पास रखा हुआ है। अब इसमें हमने करना क्या है? ठीक है, ये इसके पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आ रहे हैं। कैशे, कैशे क्या होता है? एक टेम्परेरी फाइल जो आपका ब्राउज़र अपने पास स्टोर कर लेता है, उसको हम कैशे कहते हैं। तो कैशे एक्सपायर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ये कैशे के अंदर आपको, कैशे आप वैसे यूज़र्स के लिए रख लें। उसकी वजह क्या होती है कि जब कैशे आपके ब्राउज़र की मेमोरी में स्टोर नहीं होता तो वेबसाइट हर बार क्या करती है, नए सिरे से अपलोड होती है। जब नए सिरे से वो ओपन होगी तो ज़ाहिर टाइम लेगी, कैशे से अपलोड होगी तो फास्टर अपलोड होगी। तो हमें कैशे एनेबल्ड रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर कैशे एनेबल्ड है। और अगर आप कैशे लाइफ स्पैन, भाई कैशे आप चाहते हैं कि भाई इतने अरसे बाद, इतने घंटे बाद जो आपका कैशे रखा हुआ है वो एक्सपायर हो जाए, तो आप वो यहाँ पर डिफाइन कर दें। ठीक हो गया। फाइल ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे अब आपकी गेम आती है असल। ठीक है, कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। मिनीफाई सी एस एस, ठीक है, ऑप्टिमाइज सी एस एस, ये वो एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज का काम करती है, जैसा कि लिखा भी हुआ है, ये रहा। ठीक है, फिर मिनीफाई जे एस, लोड जावास्क्रिप्ट डेफर्ड एसिंक्रोनस, दो तरीक़ों से आप जे एस को लोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करता हूँ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। एक तो मिनीफाई का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक सी एस एस है, फॉर एग्जांपल स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल है। अब उसकी जो मिनीफाइड फॉर्म जैसे आपको लिखी हुई मिलेगी, जो आपने बूटस्ट्रैप एचटीएमएल के प्रोजेक्ट में भी देखी होगी, वहाँ पे लिखा होता है स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, दैट्स अ मिनीफाइड फॉर्म। वो आप इस मिनीफाई सी एस एस करेंगे तो आपकी सी एस एस की फाइल्स को वो क्या करेगा, मिनीफिकेशन पे ले आएगा, मिनीफाई कर देगा। एक बात, जे एस पी मिनीफिकेशन से सेम वही मुराद है। जेएस फिर लोड सिंक्रोनस या डेफर्ड से क्या मुराद है कि कुछ आपके जेएस फाइल्स ऐसी हैं, होती हैं, किसी ऑथर ने लिखा हो कि जब तक वो जेएस फाइल लोड नहीं होगी आपका पेज सामने नहीं आता। क्योंकि कईयों पे जो एनिमेशंस मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादातर ज़्यादा किस पे कर रहे होते हैं, जे क्यूरीज के ऊपर और जावास्क्रिप्ट के ऊपर हमारी बेशतर एनिमेशंस जो हैं वो चल रही होती हैं। अब वो एनिमेशंस देखने में तो वाकई बड़ी प्यारी हैं, लेकिन क्या है कि जब तक वो एनिमेशन पूरी रन नहीं होगी आपका पेज लोड नहीं होगा। जब एनिमेशन किस पे बनी हुई है, जेएस और जे क्यूरी के ऊपर। अब वो जेएस और जे क्यूरी जब तक उस एनिमेशन को चला नहीं लेते, पूरा नहीं कर लेते, आपका पेज ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो डेफर्ड में क्या है कि हम डेफर्ड या एसिंक्रोनस में क्या करते हैं कि भाई आप पेज को चला दो। ठीक है, ये जो थीम वाले काम है ना, ये फिर करते रहना। बात समझ आई? एनिमेशन वाले काम है, ये फिर करते रहना, पेज ले आओ सामने। इस पे क्या होगा, आपका पेज ओपन फास्ट हो जाएगा। जब पेज ओपन हो जाएगा फिर एनिमेशन भी आती रहेगी। मतलब वो एनिमेशन के खुलने का, चलने का इंतज़ार नहीं करेगा, पेज ओपन कर देगा, आपका पेज जो है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी डेफर्ड की, ये बार बार आपको एक एक स्टेप के बाद आपको री एनालाइज करना पड़ता है जीटी मैट्रिक्स में जाके। अब हम करते हैं पहला काम, ऑप्टिमाइज सी एस एस डिलीवरी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं,
रिमूव अनयूज्ड CSS, और उसके बाद लोड CSS एसिंक्रोनसली, जो भी मैंने आपको चीज़ बताई है। अब इस ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी में अक्सर ऐसा होता है कि आप जब मिनिफिकेशन करेंगे या ऑप्टिमाइज CSS करेंगे, आपकी CSS ख़राब हो सकती है। तो वो कह रहा है कि आप बैकअप रखो, ताकि इन केस के ख़राब हो तो आप वापस आ सको। तो हम इसको उसके बाद ओके कहते हैं कि ठीक है। उसने ऑप्शन दिया कि दिस कुड ब्रेक थिंग्स, लाजमी नहीं है लेकिन दिस कैन, हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं, रिमूव्ड। और जिससे मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलें, और सेव किया। मैंने इसको ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी पे क्लिक करके इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब ओके, अब वापस आए इस पर और रीटेस्ट कर लें। इतने इसको देखें Ctrl F5 करके कि आपकी जो हमने ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी की है उसकी वजह से साइट तो ख़राब नहीं हुई, डिज़ाइन तो ख़राब नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, हमारा डिज़ाइन ठीक है। अब इसको देखते हैं ये हमें क्या कहता है, और स्कोर हमारा इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या आता है। अभी हमारा स्कोर वहीं का वहीं है। ठीक है, एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, और मेरे ख्याल कम हो गया थोड़ा, 63 था, ऐसा ही है। 64 थी ना, थोड़ा सा कम हुआ है। चलें, अच्छा इसका मतलब हमें इससे कोई ख़ास जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, अब पहले हम करते हैं मीडिया को चेक। अब लेज़ी लोडिंग, लेज़ी लोडिंग आपको बताया है काफ़ी बार कि एक दफ़ा अचानक ओपन होने से बेहतर है कि वो इमेज आहिस्ता आहिस्ता करके ओपन हो जाए। ठीक है, हम इसको एनेबल कर लेते हैं कि आप लेज़ी लोडिंग ऑफ इमेजेस, ठीक है, आप अलाउ कर दें। और आई फ्रेम्स और वीडियोस क्या होते हैं? आई फ्रेम्स मतलब हाँ, किसी और साइट से हम उसका कोई पार्ट लेकर आए, जैसे कि गूगल मैप लेकर आए, तो आई फ्रेम से होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आई फ्रेम्स और वीडियोस भी अप्लाई हो जाए तो उस पर अब आप क्लिक कर दें और उसके बाद सेव चेंजेस का बटन दबा दें। एक और चीज़ देखें यहाँ पर, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं जी इंस्टॉल इमेजिफाई करो, और जो कि रॉकेट का प्लगइन नहीं है। क्या हो गया? व्हाट्स सो फनी यार, मुझे भी बताओ। और इसके बाद अच्छा, इसमें कुछ आपको एक काम करना पड़ेगा। जब भी आप एक दफ़ा रीटेस्ट के ऊपर जाएं, आपने डैशबोर्ड पर आना है और इसके बाद आपने क्लियर एंड प्री लोड कैशे या कैशेज़ को क्लियर कर लेना है। ठीक है, आपके यहाँ पे भी कैशे मौजूद हैं। ठीक है, ये देखें, और उसके बाद आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी मौजूद हैं। अब रॉकेट CDN वो कहता है यहाँ से भी ले लें, जो कि पेड होगी, हमें पेड नहीं चाहिए, हम क्लाउड फ्लेयर लगा सकते हैं। क्लाउड फ्लेयर आपको फ्री प्लगइन आपको अलाउ कर देता है। ठीक है, फ्री सेटअप भी आपको अलाउ कर देता है। ये मैंने भी जो है वो कैशेस जो है वो अपने क्लियर कर दिए हैं यहाँ से, और फिर इसको मैं अब रीटेस्ट करता हूँ यहाँ से। मीनवाइल जो प्लगइन मैंने आपको बताया था इमेजेस को कंट्रोल करने के लिए, इमेजेस की मिनिफिकेशंस के लिए, ऑप्टिमोल, ये देखिए, image optimization by optimol, lazy loading, CDN convert to WebP and AVIF। आजकल जो इमेज एक्सटेंशन चल रही है वो WebP चल रही है, वेरी लाइट इन वेट और बहुत जल्दी जो है वो ओपन हो जाती है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपना। स्ट्रक्चर हमारा देखें 72 पे आ गया। ठीक है, परफॉर्मेंस इज़ येट टू बी, अब नीड टू बी इम्प्रूव्ड, लेकिन स्ट्रक्चर हम यहाँ पर 72 पर ले आए हैं।
अच्छा, अब इसको ऑप्टिमाइज़ के ऊपर हमें एक ये की चाहिए होगी, जिस पर ये हमें फ्री है ये फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको इसको ऑप्टिमोल के लिए की चाहिए होगी। तो की के लिए इस पे अगर मेरी रजिस्ट्रेशन ना हुई भी हो तो हमें जिसका पासवर्ड ही याद नहीं होगा। मैं इसको कर लूँगा कॉपी और लेकिन ये कहेगा कि साइट का कह सकता है कि ये पहले किसी साइट से कनेक्टेड है। लेट्स सी, क्योंकि एक एपीआई आप एक साइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एरर देता है तो, वरना आपने लेनी इस तरीके से है, ठीक है। और ये खुद ही कुछ करेगा, उसके बाद आपको उसमें कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ही लगा रहना है। ठीक है जी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अब ये देखें ये खुद ही लगा हुआ है। ये देखें लास्ट ऑप्टिमाइज इमेजेस, ये जा रहा है लोडिंग योर ऑप्टिमाइज इमेजेस। ठीक है, ये खुद ही आपके जो इमेजेस हैं उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ले आएगा। और होपफुली इसके बाद जो है आपकी साइट जो है वो मज़ीद यहाँ से बेहतर हो जाएगी। नहीं होती तो एलिमिनेट जो रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज हैं, ये जो CDN है, इसमें फर्दर आपको क्या करना पड़ सकता है। अब हम ये देखें लिखा रहा है वी आर करंटली ऑप्टिमाइजिंग योर इमेजेस, लीव इट नाउ। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा अपने रॉकेट की तरफ। ओके, अब जो फाइल ऑप्टिमाइजेशन पे थे, इसमें हम अब लोड JS डेफर्ड भी ट्राई कर सकते हैं, डिले JS एग्जीक्यूशन भी। भाई आप बाद में इसको चला देना, पहले हमारा पेज चलाओ, ठीक है। और इसके बाद आप मिनीफाई CSS ट्राई करते हैं पहले कि हमारा इससे क्या होता है, ठीक है। हम कंबाइन CSS भी कर सकते हैं, कंबाइन CSS से भी फ़ायदा होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सेव की, ये किया क्लियर कैशे, डैशबोर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप बार बार 5 दफ़ा इसको जो है ना रीटेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपकी डेली लिमिट जो है वो आप अप्रोच कर चुके हैं, या तो फिर उसके लिए आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा, या पे आप फ्री अकाउंट बना लें। फ्री अकाउंट बना लें और उसके बाद फिर इसको आप यूज़ कर लें, ठीक है। और इसमें हम मीन वाइल अपना डिज़ाइन चेक कर लें कि ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑफ CSS के बाद भी ऐसा हो सकता है कि ये ख़राब हो जाए। दैट्स फाइन। अब स्ट्रक्चर उसने मेरा 81% कर दिया, दैट्स अ ग्रीन सिग्नल नाउ, लेकिन परफॉर्मेंस में मुझे 58 पर ले आया। एंड वाई, देखें बाकी सब ये ग्रीन है, ओके। अब ये CDN लगाऊंगा, CDN से ये सॉर्ट हो जाएगा, मसला मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब ये रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज कौन से बचे हुए हैं, स्टाइल डॉट मिन डॉट CSS, JS की फ़ाइल्स बची हुई हैं, ये कुछ आपके पास फाइल्स बची हैं। आप इनको एक एक फ़ाइल कॉपी करके यहाँ से, फॉर एग्जांपल एक एक URL, यहाँ से ये URL प्रॉब्लम कर रहा है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने ये इसको एक्सक्लूड में भी डाल सकते हो, भाई इसको भी बाहर कर दो, मुझे नहीं चाहिए अभी।
ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, मिनीफाई जेएस फाइल्स ये आप कर सकते हैं, दिस कुड ब्रेक थिंग्स अगेन जस्ट लाइक सीएसएस। अच्छा, इसके बाद एडवांस रूल्स देखिए, नेवर कैशे यूआरएल, मतलब आप अगर चाहते हैं कि इस यूआरएल को कभी भी कैशे में नहीं डालना, यहाँ पे डाल दें। कुकी को नहीं डालना, यहाँ पे डाल दें। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस देखें, ये आपने जो रिवीजन्स हैं ये आप इसको चेक कर लें, ये सारी प्रॉब्लम्स। और इसके बाद ये आपको डेटाबेस जो है वो ऑप्टिमाइज कर देगा। ऑल ट्रांजिएंट्स एंड सेव चेंजेस, ये आपकी यहाँ से डेटाबेस की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मेरी डेटाबेस जो है वो इस वक्त ऑप्टिमाइज हो चुकी है। सीडीएन आ गया, हार्ट बीट आ गया। आप अपनी अपनी नहीं, साइट की हार्ट बीट यहाँ से देख सकते हैं भी कैसी बिहेवियर इन बैक एंड, पोस्ट एंड, फ्रंट एंड। एड ऑन्स, फर्दर एड ऑन्स जो आप यहाँ से अगर ख़रीदना चाहें, जैसे ये देखें क्लाउड फ्लेयर लिखा हुआ है। क्लाउड फ्लेयर यहाँ से भी डायरेक्ट आप ऑन करोगे तो आपसे यहीं से की मांगेगा कि भी आपने किसको कैसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन क्लाउड फ्लेयर ऐसे इंटीग्रेट नहीं होता। तो हम वापस आते हैं यहाँ पर, और हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डेटाबेस, डेटाबेस किया था हमने। एंड हेयर हिट वन मोर टाइम। अब आते हैं सीडीएन की तरफ। सीडीएन क्या बोला है, क्लाउड फ्लेयर। क्लाउड फ्लेयर थोड़ा सा आपका एडवांस थोड़ा सा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि डिलीवर कर दूँ आपको। आपने अपनी नेम, जो जो भी कंपनी है जहाँ से होस्टिंग डोमेन ख़रीदी हुई है वहाँ पे जाना है। जैसे मैं अभी गया हूँ, मैंने यहाँ से ख़रीदी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया और उसके बाद साइन इन किया। ये मैं अपने अकाउंट में आ रहा हूँ। यहाँ से हम खोल लेते हैं क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड आ गया। एक तो इंटेलेक्ट आपकी domain.com/cpanel से भी खोल सकते हो, दूसरा यहाँ से भी खोल सकते हो, स्टेलर प्लस होस्टिंग। ये रहा सी पैनल, यहाँ से भी चले जाओगे। अच्छा, अब आपको क्लाउड फ्लेयर के लिए क्या करना है, अकाउंट बनाना है। मेरा बना हुआ है तो मैं अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने लॉग इन कर लिया। लॉग इन होने के बाद आपने यहाँ पर आना है डोमेन लिस्ट में। अपनी कोई भी आपकी जो डोमेन लिस्ट है आपने वहाँ पे आना है। किसी भी होस्टिंग में डोमेन में आ गए। अच्छा, यहाँ से आने के बाद आपने करना है इस में ऐड साइट। आपकी जो भी साइट होगी ऐड ए साइट करना है। और जैसे ये साइट डली हुई है, ठीक है, तो आप किस तरीके से आपको सामने लगेगा, साइट ऐड कर लोगे। साइट ऐड हो गई। साइट ऐड होने के बाद आपने ये जो मैंने डोमेन लिस्ट पे क्लिक किया था, मेरे पास ये डोमेन्स आ गई हैं, ये वाली सारी डोमेन्स हैं। ठीक है, इस डोमेन में आपको क्या सेटिंग करनी है, जब आप क्लाउड फ्लेयर में डोमेन ऐड कर लोगे अपनी, ठीक है, तो उसमें आपको वो क्या कहेगा कि अपने नेम सर्वर्स को जो है वो अपडेट करो। डीएनएस सेटिंग्स, हाँ जी। अव्वल तो जैसे ही साइट ऐड करोगे फ़ौरन आपको वो इस पेज के ऊपर ले आएगा कि ये डीएन अपने जो है वो नेम सर्वर आप अपडेट करें, ये वाले अपने नेम सर्वर डाल दें। कहाँ डालने हैं, इन नेम सर्वर्स को कॉपी करोगे और डालने कहाँ है, ये आप पाओगे मैनेज। मैनेज के बाद ये देखें ये आ रहा नेम सर्वर्स के ऑप्शन, और आपने इस पर क्लिक करना है कस्टम डीएनएस। ठीक है, अब पहला ये वाला कॉपी करो, यहाँ से यहाँ डाल दोगे, फिर दूसरा कॉपी करोगे, यहाँ डाल दोगे, और टिक का बटन दबा देंगे या सेव का बटन दबा देंगे इन एनी अदर कंपनी। अब क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है इट इज़ नाउ कनेक्टेड थ्रू क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क। जब भी नेम सर्वर अपडेट होते हैं, याद रखिएगा, जब भी नेम सर्वर अपडेट होते हैं 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है। आपकी साइट डाउन हो जाती है ना, ठीक है, मतलब ये कि आप अपने एड्रेस बदल रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो रिकॉर्ड्स आपका अपडेट होने में टाइम लगता है। 24 घंटे मैक्सिमम, 24 से 48 घंटे
टाइम लग जाता है, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। घबराना नहीं है। घंटे बाद, आधे घंटे बाद वीपीएन के थ्रू चलाएं, क्योंकि अमेरिकाज, यूरोप में ये जो साइट्स हैं सबसे पहले अप हो जाती हैं। नेम सर्वर्स अपडेट हो जाते हैं, वहाँ पे अप हो जाती हैं। तो आप अमेरिका, यूएस का, कनाडा का वीपीएन लगाएं। वीपीएन लगाने के बाद साइट खोलें, साइट आपकी ओपन होगी। आफ्टर सम आवर्स, 3 to 4 सम आवर्स, पाकिस्तान में भी अपडेट हो जाती है। ठीक है, वो आपकी फिर वीपीएन के बगैर भी खुलेगी। नाउ आपका जो वेबसाइट है वो क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेट हो गई है, कनेक्ट हो गई है। CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, नाउ इट्स इंटीग्रेटेड विद योर वेबसाइट। ये इतने सा काम था, और आप उसके बाद आके दोबारा इसमें जब चेक करोगे, ठीक है, अब ये 66 पर ले आया। देखो, पहले 53 पे था, ठीक है, 66 पर ले आया। और ये देखिए, अब 66 के बाद ये CDN कवर कर लेगा, यानी कि हमारी वेबसाइट जो है वो आपकी जो ऑप्टिमाइज स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज हो गई है। अब देखिए, इसमें इमेजेस वाला जो प्रॉब्लम था, आ रहा है प्रॉपरली साइज इमेजेस? नहीं आ रहा, वो ऑप्टी बोलने देखिए हैंडल कर लिया है। अब बाकी है, देखिए 125 रिसोर्सेज फाउंड। CDN का जो प्रॉब्लम है, 125 रिसोर्सेज फाउंड, ये वो हैंडल करेगा। जो है आपका CDN जो है, अब वो हैंडल कैसे करता है ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है ना कि CDN रिक्वायर्ड, इसके ऊपर CDN लगा हुआ है। ये आपकी मेन कुछ WP सेटिंग्स थी, ठीक है, जो आपने रॉकेट की सेटिंग्स थी। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इस काम के मैं आपको बता रहा हूँ, आप खाली खाली 30 से 50, $50 से $70 तक कमा सकते हैं सिर्फ इस काम से। कितनी देर लगी यहाँ पे मुझे? घंटा बस। मिनिमम 30 बता रहा हूँ। ये देखें इसकी परफॉर्मेंस और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे, देखें नीचे कहीं लिखा हुआ CDN? नहीं लिखा हुआ, तो ये CDN इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये CDN इस पे लगा हुआ है। अब ये गो के प्रॉब्लम्स दे रहा है, ये जब मेरा स्कोर 92-80% पे जा रहा है, तो मुझे आगे ज़रूरत ही नहीं, मैं इनके ऊपर खपता रहा हूँ बैठा। ठीक है, मुझे वेबसाइट की स्पीड मेरी फास्ट है, ओपन हो रही है, ग्रीन मुझे मिला हुआ है, दैट्स फाइन, ओके, ख़त्म। आपको मिल जाए बस, ठीक है। तो ये नेम सर्वर से आपके नेम सर्वर्स को ऐसे लगाना है, अपडेट ऐसे करना है। और WP रॉकेट की मैंने सेटिंग्स बताई है आपको, CDN इंटीग्रेशन बताई है, डिबगिंग की कुछ तरीका बताया आपको। तो ये सारा अब आपके ज़िम्मे है। लेकिन अब बात वही है कि अब आप इसको करोगे कैसे। मैं तभी कह रहा था कि हज़ार हज़ार रुपये डाल लें, एक होस्टिंग आप लोगों के पास आ जाएगी, आप उसको टेस्टिंग कर लोगे, आपका फ़ायदा है इसमें, मेरा नहीं है इसमें। ठीक है, वो होस्टिंग साल के लिए रहेगी आपके पास, पूरे साल के लिए। तो आप उसको यूज़ करते रहो, टेस्ट करते रहो, प्ले करते रहो, हाथ पक्का करते रहो। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आ जाएं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशंस की तरफ आ जाएं, किसी तरफ आ जाएं, किसी को भी ऑफ़र करें, मेरे पास ये है, मैं आपको ई कॉमर्स साइट 2 दिन में खड़ा कर दूंगा, एक बहुत अच्छी साइट बना दूंगा, एट्सेट्रा। हॉस्पिटल वालों से रब्ता करें, उनकी साइट आप कहें, हम आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप वर्डप्रेस में भी मौजूद हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ के कुछ हॉस्पिटल्स को विजिट करें, उनसे कि आपके वैसा होता है ना कि लैब रिपोर्ट्स, आपने ब्लड दिया, 3 घंटे बाद ही दोबारा जाना पड़ता है ब्लड कलेक्ट, वो रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। आप उनसे कहें कि आप हम आपको सिस्टम देते हैं, कैसा कि आप ऑनलाइन, आपका जो क्लाइंट है वो टेस्ट रिपोर्ट जो है वो ले लेगा, उसको आने की ज़रूरत ही नहीं है। हाउ इज़ दैट? ठीक है, इस तरह अब काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स की तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट रिपोर्टिंग की तरफ आ रहे हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। ये वर्डप्रेस के अंदर हो सकता है, वर्डप्रेस LMS, वर्डप्रेस में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने आपको प्रीवियसली जो थीम इंस्टॉल करवाई थी। आप स्कूल से रब्ता कर सकते हैं कि आप उनका स्कूल मैनेजमेंट्स को, उनकी स्कूलिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं इसके ज़रिए से। तो बहुत काम आपको इसी चीज़ में मिल सकता है, बहुत सारा काम मिल सकता है आपको, अगर आप इसमें इंक्लूड होते हैं, जाना चाहते हैं तभी, वरना तो कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए एक होस्टिंग आपका, वो उसको ये ना समझो कि आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं या उसरा जा रहा है, वो आपका फ़ायदा ही है। ठीक है, भाई कल जो आपने जाके क्लाइंट से लेके सीखना है, उससे लेके ये चीज़ें करनी है, तो क्यों ना आज पहले कर लें इस चीज़ को। तो अब और अभी जब कल को खुद को खरीदोगे बैठ के, तो आपको 30-35 डॉलर्स अपनी जेब से इकट्ठे देने पड़ेंगे। यहाँ जो आपको फ़ायदा मिल रहा है कि आप थाउजेंड थाउजेंड करके डिवाइड करके, आपकी पॉकेट पे भी बर्डन नहीं आ रहा, डिवाइड करके आप परचेज कर लेंगे, ये भी फ़ायदा है। तो इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को परचेज करें, परचेज करके इस पे टेस्टिंग करें, वर्डप्रेस लगाएं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करें और ये सारी चीज़ें सीखें खुद। और हमारे पास आपको पता है भी यही वीक, ठीक है, तो इस वीक को यूटिलाइज कर लें जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट में ये ना हो कि कोई चीज़ रह जाए। अभी सी पैनल के अंदर बहुत कुछ है बताने वाला, जो कि मैं अब नहीं, क्योंकि ज़ाहिर टाइम ही नहीं हमारे पास। और सी पैनल की तो एन एफ टी पी कवरेज भी नहीं देता ना, मतलब वो नहीं बता रहे कि भाई आपने सी पैनल पढ़ाना भी है नहीं पढ़ाना, या सी पैनल को कैसे लेके जाना है। ये तो मेरी अब तरफ से है कि जब आप लाइव जाओगे, तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें लाइव चेक करनी है, लाइव चलानी है, तो लाइव कैसे चलानी है, पीएचपी वर्जन्स को कैसे कंट्रोल करना है, डिबगिंग कैसे करनी है, ईमेल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। ईमेल अकाउंट्स यहाँ से बनेंगे आपके, ये रहा ईमेल्स, और ये रहा ईमेल अकाउंट्स। यहाँ जितने मर्जी बनाते रहें, ऐसे ईमेल अकाउंट्स खोला, यहाँ से क्रिएट कर लें। ये मेरे ईमेल्स बने हुए हैं, यहीं से चेक की ईमेल हो जाएगा। ये मेरी अपना जो है वो ईमेल है, ये वहाँ से आपका चेक ईमेल हो जाएगा। और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है सी पैनल में से, एस एस एल इंस्टॉलेशन हो सकती है। एस एस एल, ये जो ताला सा नज़र आ रहा होता है, ये वाला ताला नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं ना एस एस एल। ठीक है, ये एस एस एल की वजह से आता है। अब कोई ये नहीं जिस साइट के ऊपर होगा, वो यहाँ पे लिखा था नॉट सिक्योर्ड, वो अजीब सा लिखा हुआ नज़र आता है, बड़ा सारा नॉट सिक्योर, वो बैड इंप्रेशन पड़ता है जब भी किसी को वेबसाइट दिया वो लिखा होता है नॉट सिक्योर्ड। हालांकि स्टैटिक वेबसाइट में हमें एसएसएल की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जब हम किसी को देते हैं, यहाँ पे लिखा हो रहा था नॉट सिक्योर, वो जो जब पहले वहाँ देखता है यार ये क्या लिखा हुआ है। तो एसएसएल इंस्टॉलेशन है। अच्छा, इसके बाद आप ईमेल अकाउंट्स, डेटाबेसेस आ गए, डोमेन्स आ गई, यहाँ से एसएसएल इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर। अच्छा, वर्डप्रेस आप डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से, ये जो है ना सॉफ्टैक्यूलस वर्डप्रेस मैनेजर, यहाँ से आप डायरेक्टली भी वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर देगा। लेकिन ये हमेशा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा, ऑटोमेटिक डाउनलोड करके खुद ही डेटाबेस बनाएगा, खुद ही सेटअप करेगा, सभी कुछ करेगा, और आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा। ये डायरेक्टली आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ से जाएँ ये आपको इंस्टॉल कर देगा। दैट्स इट, हाँ यही है अभी जो आपके काम की चीज़ हो सकती है। ये देखें यहीं पे भी आ रहा है वर्डप्रेस स्क्रिप्ट्स, ये भी वही है, यहीं पे से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ऑल गुड, ये खुद कर लोगे अब। ये लोगे कहाँ से, चलो मैं आपसे क्वेश्चन ही कर लेता हूँ, आप लोगों ने तो नहीं किया। चले, ये जो थीम्स हैं या ये प्लगइन्स हैं सारे, ये अब आप कहाँ से लेंगे। हो तो जाएगा, आपने तो कह दिया हो जाएगा। अब मैं आपका क्लाइंट बैठा हूँ, बताओ कहाँ से लोगे, कैसे करोगे। क्या, जाहिर है वहीं से आएंगे। अब मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात की है ना, मैं जेनेरिक बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि अब आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है। लेकिन कहाँ स्कोर आ गया 76 पे, पहले कितना था 67 या 2 था ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये, क्योंकि वो कैशिंग हो रही है, वो रॉकेट लगा हुआ है, आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, सीएसएस की फाइल्स ऑप्टिमाइज हो रही हैं, ये स्कोर अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेके मज़ीद भी अपग्रेड हो जाएगा। तो अब मुझे सवाल मेरा वही है कि हाँ, मैंने आपको साइट दिया, तो
अब आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास तो रिसोर्सेज हैं नहीं। आप रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे?